दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे अवश्य ही पूरा पढ़ें, अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर दें, साथ ही इसे शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो सामने वाला मकान है ना, हाँ यही 2 मंजिला मकान, इसमें मेरी सबसे प्यारी सहेली रहती है, अत्यंत प्रिय और अभिन्न सहेली। नाम है नीलिमा। हम सभी प्यार से उसे नीलू कहते हैं। हम दोनों ने अपना शैशव और किशोरावस्था यहाँ एक साथ खेलकर और पढ़कर बिताया है। अभी अभी मैं उसी के पास से आ रही हूँ। वो माँ ने हलवा बनाया था, बस वही देने गई थी। सोच रही हूँ उसके विषय में कैसे और क्या क्या बताऊँ। मेरे हृदय में उसके लिए बहुत प्यार, विश्वास और सम्मान है। मेरे अपने 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बस एक बहन की कमी लगती थी जो नीलिमा से मिलकर पूरी हो जाती है। मुझे उसके साथ बातें करना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वह है ही ऐसी। मुझे याद है एक बार माँ की तबीयत खराब होने पर मैं रसोई में खाना बना रही थी। तभी नीलू एक किताब लेने आई। मुझे काम करते देख वह भी काम में लग गई और देखते ही देखते 1 घंटे में हमने सारा काम निपटा लिया। नीलू को मधुर स्वभाव और काम करने का तरीका चाची जी यानी नीलू की माँ से ही विरासत में मिला था। छोटा सा परिवार था उसका, माँ, पिता, एक छोटा भाई अभय और बहन सिम्मी। नीलू सबसे बड़ी थी। जितनी सुंदर उतनी ही शालीन। नीलू की सुंदरता ईर्ष्या की नहीं, प्यार की वस्तु है। यह सच समझकर कक्षा की सारी लड़कियां उसे सच्चे हृदय से प्यार करती थीं। हम उसे प्रायः छेड़कर कहते, नीलू जब तू विश्वविद्यालय में पढ़ेगी तो सच कहती हूँ, जिधर से निकलेगी लोग पलकें झपकाना भूल जाएंगे। वह मुस्कुरा कर कहती, हिश, और गालों पर गुलमुहर बिखर जाते तो हम उसका अप्रतिम सौंदर्य देखते रह जाते। बड़ी थी इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। इंटर के बाद हमने बीए में दाखिला लिया। हमने तय किया कि एक ही विषय लेकर बीए तथा एमए करेंगे। नीलू को लिखने का शौक था। वह कहानियाँ लिखती थी। जब मैं उसे कहती कि छपवा लो तो वह हंस पड़ती और कहती, अरे रहने दे, या तो मुझे शौक है इसलिए लिख लेती हूँ। मुझे उसकी कहानियाँ पसंद थीं, इसलिए मैं उनको संजो कर रख लेती। वह बीए का फाइनल ईयर था जब हम अपना आखिरी पेपर देकर लौटे थे और किसी बात पर द्वार पर खड़े खड़े हंस रहे थे कि अंदर से उसकी छोटी बहन सिम्मी दौड़ती हुई आई और चिल्ला कर बोली, दीदी जल्दी चलो, अम्मा सीढ़ी से गिर पड़ी है। हम दोनों अंदर भागे। छत पर जाने वाली सीढ़ी के पास नीचे चाची जी पड़ी थी। सिर से रक्त की धार निकल रही थी। नीलू चीख पड़ी और मैंने जल्दी से माँ और भैया को बुलाया और उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, पर व्यर्थ। कुछ भी शेष नहीं बचा था। नीलू कुछ देर जड़ सी हो गई, फिर मेरे कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। हाय रज्जो, हम अनाथ हो गए। अचानक से हुए इस वज्रपात से जैसे हम सभी का धीरज छूट गया। 13 दिन में सब कार्य संपन्न हो गया। नीलू ने जैसे तैसे खुद को संभाला। मैं हर पल उसके साथ ही रही, उसका बदलाव महसूस कर रही थी। हंसते मुस्कुराते चेहरे पर गंभीरता का आवरण आ गया था। लोग आते, दुख जताकर ढांढस बंधाते और नीलू के सिर पर हाथ रख, अब तुम्हें ही सब संभालना है, कहकर चले जाते। नीलू व्यथित थी कि कैसे सब संभालेगी। रोते भाई बहन को हृदय से लगाकर सिर्फ इतना ही कहती, रोते क्यों हो, मैं तो हूँ। फिर निढाल, शांत, कुर्सी पर बैठे पिता की गोद में सिर रखकर बोली, पापा आप इस तरह अधीर रहेंगे तो हम कैसे धीरज रख पाएंगे।
अब तो आप ही हमारे पिता भी हो और माँ भी। चाचा जी, मेरी बच्ची, कहकर बिलख पड़े। समय अपनी गति से चल रहा था। नीलू ने धीरे धीरे घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। सिम्मी और अभय को वह जिस प्यार दुलार से रखती, उसे सोचकर मैं आज भी दंग रह जाती हूँ। चाचा जी की देखभाल में भी कोई कसर नहीं रखी थी उसने। जीवन फिर सामान्य हो चला था। बीए का रिजल्ट निकला। हम दोनों ने ही प्रथम स्थान से पास किया था। थोड़े दिन में एमए के फॉर्म भरने थे। एक दिन मैंने कहा, नीलू, एमए के फॉर्म मंगा लिए हैं, चल भर देते हैं। पहले तो वह प्रवेश लेने के लिए राजी नहीं हुई, फिर चाचा जी और बाकी सबके समझाने पर मान गई। जैसा हमने तय किया था, हमारा विषय एक था, हिंदी साहित्य। हमारी कक्षाएं शुरू हुई तो कठिनाई से 15 दिन ही वह क्लास ले पाई। अभय को बुखार आ गया था। डॉक्टर ने बताया मियादी बुखार है, ठीक होने में 3 सप्ताह लगेंगे। नीलू अपने को भूल एक माँ की तरह उसकी देखभाल में जुट गई। कॉलेज की पढ़ाई का नुकसान ना हो, अतः मैं रोज सारे लेक्चर लिख लेती और शाम को नीलू को सुना देती। हम नोट्स भी साथ तैयार कर लेते। मैंने नीलू को कभी परेशान होते नहीं देखा। उसकी आंखों में प्यार का विशाल सागर लहराता रहता। चेहरा ममता और वात्सल्य के मिले जुले भावों से जगमगाता रहता, जिससे उसका सौंदर्य द्विगुणित हो गया। परिवार के प्रति उसका निस्वार्थ समर्पण देख मैं उसकी सहेली होने पर नाज करती। इस बीच चाचा जी ने ऊपर का कमरा किराए पर उठाने का निर्णय किया। नीलू चाहती थी कि कोई परिवार वाला किराएदार आ जाए तो अच्छा है। पर एक शाम चाचा जी लौटे तो उनके साथ एक युवक भी था। आते ही उन्होंने हमारा परिचय कराया। अशोक बाबू, यह मेरी बेटी नीलिमा और यह इसकी सहेली राजश्री, दोनों एमए कर रही हैं। हम दोनों ने हाथ जोड़ दिए और चाचा जी ने उसका परिचय दिया। और यह है अशोक कुमार, एमएससी हैं, मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी के भांजे हैं। यहाँ दयाल कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर बनकर आए हैं। इनको मकान चाहिए तो यहाँ ऊपर का कमरा इनको किराए पर दे दिया है। चाचा जी ने चाबी अशोक को देते हुए कहा। नीलिमा चुप रही, चाह कर भी कोई प्रतिवाद नहीं कर पाई। एक सप्ताह बाद एक शाम अभय चाचा जी के साथ बाजार गया था। मैं, नीलू और सिम्मी रसोई घर में थे। नीलू आलू की कचौड़ी बना रही थी, मैं बेलती जा रही थी और सिम्मी अपनी सहेली के किस्से सुना रही थी। तभी ऊपर से अशोक ने पुकारा, मास्टर अभय। सिम्मी ने आंगन से बताया, जी अभय नहीं है। कोई काम है क्या? यदि कोई अचार हो तो दे दीजिए, ऊपर से आवाज आई। अच्छा, कह सिम्मी अचार निकालने लगी तो नीलू ने थोड़ी तरकारी और कचौड़ी भी रख दी। सिम्मी चली गई तो मैंने चुटकी ली। बड़ी सेवा की जा रही है मेम साहब, मुझे दाल में काला लग रहा है। नीलू मुस्कुरा कर बोली, नहीं रज्जो, पापा ने कहा था कि पूछकर तरकारी आदि भेज दिया करो, मुझे ही याद ना रहा। नीलू चुप हो गई, पर उसकी आंखों और गाल पर बिखरी गुलाबी आभा मैंने भांप ली। कुछ ही दिनों में अशोक भी इस घर का सदस्य जैसा हो गया और चाचा जी के कहने पर नियमित रूप से यहीं खाने लगा। अच्छे भले घर का अशोक बड़ा गंभीर किंतु हंसमुख था। ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाता कि हंसते हंसते हमारी आंख से आंसू निकल पड़ते। परंतु नीलू सदा शांत और गंभीर बनी रहती और नज़र झुकाकर चुपचाप वहाँ से हट जाती।
मुझे अशोक अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि नीलू भी उससे बातें करे, उसकी प्रशंसा करे। नीलू की गंभीरता मुझे चुभती थी और उसके मौन से मुझे बेहद खीज लगती। कभी कदार मैं उससे शिकायत करती तो वह हंसकर कहती, रज्जो, मेरे सामने सिम्मी भी है। जिस तरह मैं रहूँगी वह भी वैसे ही रहेगी। अतः मुझे तो हर कदम संभाल कर चलना है। नीलू सही थी, इसलिए मैं चुप हो गई। कुछ ही दिनों में हमारे एमए फाइनल के पेपर थे, सो हम अपनी पढ़ाई में जुट गए। एमए करने के बाद हमें एलटी में एडमिशन लेना था। माता पिता ने मेरे विवाह के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। नीलू घर पर ही कुछ सिलाई का काम करने लगी थी। अभी पिछले दिनों फरवरी की एक शाम मैं नीलू के पास बैठी थी। सिम्मी और अभय अशोक के पास ऊपर पढ़ने गए थे। सिम्मी को साइंस से लगाव था। उसने बीएससी फाइनल की परीक्षा दी है और अभय अब इंटर में है। उसी समय चाचा जी ने मुझे पुकारा। मैं गई तो बैठने को कह आर्द्र स्वर में बोले, राजश्री बेटी, तुझसे एक आवश्यक सलाह लेनी है। तू नीलू की अभिन्न सहेली है, सब कुछ जानती है। तेरी चाची जी के जाने के बाद कैसे कोमल बच्ची ने सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है, पर अब मैं उसे कष्ट नहीं देना चाहता। सोचता हूँ उसका विवाह कर दूँ। बता, तेरी दृष्टि में अशोक कैसा रहेगा नीलू के लिए? एक बार नीलू की राय भी ले ले। मैं तो यही चाहती थी, इसलिए सहर्ष सहमति दे दी और नीलू से बात करूंगी कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि नीलू उनकी आज्ञा कभी नहीं टालेगी। अगले दिन बात करने के इरादे से नीलू के पास पहुंची तो उसने बताया कि अशोक को बुखार है। उसने साबूदाने की खिचड़ी बनाकर मुझे दे आने को कहा। अशोक को खिचड़ी खिलाकर जब मैं वापस आई तो चाचा जी के प्रस्ताव के बारे में नीलू से बात की। सुनकर नीलू गंभीर हो गई। अवरुद्ध कंठ से बोली, ना ना रज्जो, कैसी बात कर रही है? अभी सिम्मी और अभय की जिम्मेदारी पूरी किए बिना मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तू पापा से मना कर दे। अभी तो अभय को डॉक्टर बनाने का जो सपना माँ ने देखा था पूरा करना है। सिम्मी का भी ब्याह करना है। अभी मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। मैं कुछ कहती कि तभी अशोक आ गया। उसने हमारी सब बातें सुन ली थी। वह शांत और विनम्र स्वर में बोला, धन्यवाद राजश्री, मैं स्वयं इस विषय पर बात करने आया था। दरअसल बीते सप्ताह पापा जी ने यह प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा था। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु नीलिमा की राय जाने बगैर मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता था। आज आपने मेरा काम आसान कर दिया। पास पड़ी कुर्सी अशोक की ओर बढ़ाकर मैं नीलू के पास आ गई। तभी अशोक पुनः गंभीर स्वर में बोला, नीलिमा, तुम्हारा निर्णय सर्वोपरि है। तुम अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारी अच्छे से निभा लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं प्रतीक्षा करूँगा। बस यह बता दो कि मैं तुम्हारे स्वीकार करने योग्य हूँ या नहीं। रही बात मेरी, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पाकर मैं धन्य हो जाऊँगा। अशोक चुप हो गया। नीलू की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, जैसे उसने मौन स्वीकृति दे दी हो। अशोक चला गया। शाम को ही मैंने चाचा जी को सारी बात बता दी।
वह भी नीलू के प्रति भाव विभोर हो उठे। समय बीतने लगा। एलटी करते करते मेरा विवाह पिताजी के एक मित्र के बेटे से हो गया। जब भी घर आती तो नीलू के पास बैठकर ढेर सारी बातें करती। उसके अशोक जी का हाल पूछती तो उसका चेहरा गुलाबी आभा से दमकने लगता और वह खिलखिला कर कहती, हिश, ऐसे भी कोई बात करता है भला। उसे फिर से हंसते हुए देख मेरी आंख भर आई। वह मेरा माथा चूमकर बोली, रज्जो, यह सब तेरे ही प्रयास का फल है। तू मेरी सच्ची सहेली है। तू ना होती तो मेरा क्या होता। माँ के बाद एक तूने ही मुझे संभाला है। मैंने भी भावुक होकर उसे गले लगा लिया। अशोक से मेरी अक्सर बात होती है। उन्होंने पास ही अपना मकान खरीद लिया है। इधर नीलू की तपस्या रंग लाई। सिम्मी ने एमएससी पूरी की तो उसका ब्याह एक प्रतिष्ठित परिवार में हो गया। अब वह पीएचडी कर रही है और अब है पिछले साल ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए चला गया। नीलू कहानियाँ लिखती तो मुझे भेज देती। मैंने अब तक उसकी सारी कहानियाँ संभाल कर रखी हैं। अब जब नीलू की शादी की तारीख तय हो गई है तब अपने पति के कहने पर मैंने नीलू को बिना बताए ही उन कहानियों को छपवा कर शादी में उपहार स्वरूप देने का निर्णय किया। अशोक ने भी हमारी खूब मदद की। एक नई कहानी जोड़कर कहानी संग्रह छपने चला गया। शादी के पहले मैं जल्दी ही माँ के घर आ गई क्योंकि नीलू की शादी की सारी तैयारी, साज श्रृंगार सब मुझे ही तो देखना है। अजब सा उत्साह है सिम्मी और मुझ में। ना काम करते थकते हैं और ना गीत गाते। हल्दी, मेहंदी आदि रस्मों में हंसते बोलते सब तैयारी करते आखिर शादी का दिन भी आ गया और उसी दिन पतिदेव ने कहानी संग्रह लाकर मेरे हाथ में रख दिया। मैं रोमांच से भर उठी। पहले पृष्ठ पर सब प्रेम भेंट राज्यश्री लिखकर मैंने किताब को पैकिंग पेपर में लपेट गोटे से सजा दिया। रात को वरमाला के समय नीलू बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उपहार उसके हाथ में दिया तो उसने पूछा, क्या है? अशोक ने मुस्कुरा कर कहा, खोल कर देखो। नीलू ने पेपर हटाकर आश्चर्य से किताब की ओर देखा। ऊपर लिखा था कहानी संग्रह। किताब का नाम था नीलिमा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अपने कमेंट्स लिखे हैं और आशा करती हूँ ये प्रोत्साहन सदैव मिलता रहेगा। हमारी कहानी को पसंद करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आने वाली सभी कहानियों की सूचना आप तक जल्दी पहुंच सके।